तो आपने बात क्यों नहीं की? आपने जानने की कोशिश नहीं की? आप तो खुद इतने बड़े कानूनविद हैं, पूछना चाहिए था चंपत जी से कि इल्जाम क्यों लग रहा है आप पे? आलोक, तुमने तो बयान दे दिया, उसने क्यों नहीं दिया? आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर हमारे लिए बहुत कड़वा है, पर अगर उन प्रश्नों का उत्तर मैंने बचा कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। तो सत्य से समझौता किया गया बकौल आलोक जी। मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने कहा कि मैं नहीं समझ सका कि वो बयान क्यों दिया। वो नहीं आता तो अच्छा रहता। सिर्फ जांच या गिरफ्तारियां भी? गिरफ्तारी का तो पुलिस को तय करना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के घटना को अब करीब 3 हफ्ते पूरे होने आए और लगातार सुर्खियों में है, विवादों में है कि आस्था के साथ चोट हुई है। विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनसे जुड़े लोगों पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बगैर वक्त गवाए मैं सीधे सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। मैं जानता हूं कि आपकी भी बहुत मसरूफियत है। आलोक जी, शुरुआत में मेरा पहला सवाल तो यही है आपसे कि 25 जून 2026 वो दिन जिस दिन राम मंदिर से जुड़े 8 लोगों पर मुकदमा होता है, गिरफ्तारी होती है, इस दिन को आप कैसे याद रखना चाहेंगे? आपने कहा कि सारे समाज को चोट लगी है, पूरे हिंदू समाज को चोट लगी है। ये तो बिल्कुल सच है। जिस मंदिर के लिए 500 साल की लड़ाई हुई और 65 करोड़ लोगों ने वहां निर्माण के लिए समर्पण किया, उस राम जी के मंदिर के चढ़ावे में चोरी होना सारे समाज के मन पर जो इसका परिणाम हुआ है वह हम समझते, हमको इसका दुख है और इसलिए एफआईआर हुई, लोग गिरफ्तार हुए। ये थोड़ा संतोष की घटना मेरे लिए थी कि पहला कदम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस का ठीक हुआ है। मैं चाहूंगा कि पुलिस की यह जो इन्वेस्टिगेशंस है, तो जैसा एफआईआर में लिखा है ये कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए और जितने लोगों पर आरोप है उन सब लोगों के आरोपों की जांच होनी चाहिए। किसी का भी बचाव करने का इस घटना में कोई प्रश्न ही नहीं है। जी, तो आलोक जी, आपने कहा गिरफ्तारी पर संतोष है कुछ हद तक आपको, साथ में आपने ये भी कहा कि उस घटना के लिए जो चढ़ावा चोरी हुई उसको लेकर दुख है। मैं बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि 25 जून 2026 विश्व हिंदू परिषद जिसने ये आंदोलन को खड़ा किया राम मंदिर को लेकर, वो आप मानेंगे उनके लिए एक बहुत ही सदमे का दिन था, गहरा दिन था कि उनके लोगों ने, उनके बीच के लोगों ने इतना घिनौना कृत्य किया? मैं समझता हूं कि 4 जून से जो घटनाएं अनफोल्ड हो रही हैं, आपने कहा घिनौना कहा, आपने कहा गंदा कहा, जी ऐसा ही हुआ है भाई। और इसके लिए हम सबको क्षोभ हुआ है, दुख हुआ है और हम सब लोग इस बात पर बजिद हैं, हम भी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी, समाज भी, कि जांच में किसी को भी बचाना नहीं है। जी, देरी नहीं करना है और जांच पूरी हो तो चालान फाइल हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट में डे टू डे हियरिंग हो और अगर 4-5 महीने में हम ये देख पाएंगे कि सब दोषी कोर्ट से कन्विक्ट हो गए और जेल में चक्की पीस रहे हैं, तब हमें कुछ संतोष होगा। आप बहुत ही स्पष्टता से बात कर रहे हैं आलोक जी, और ये आपकी खासियत है। जब से ये पूरा विवाद सामने आया है आपने हर रोज़ मीडिया को सामना किया और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। विश्व हिंदू परिषद अपना दायित्व निभा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के दामन पर दरअसल सवाल खड़े हुए थे, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा संघ परिवार से जुड़े जो बाकी लोग हैं, मोहन भागवत जी, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा है कि प्रधानमंत्री जिन्होंने सारा का सारा श्रेय लेने की कोशिश की वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता है कि
कि मोदी जी को, भागवत जी को बोलना चाहिए इतने बड़े एपिसोड पर, इतनी बड़ी घटना पर? मैं इस घटना को ट्रस्टियों का दोष मानता हूं। विश्व हिंदू परिषद के बारे में किसी पर कोई आरोप नहीं लगा है। ये कहा जाता है कि चंपत जी हमारे पदाधिकारी हैं। हमारे पदाधिकारी की कैपेसिटी में वहाँ नहीं है, और ये सब जो बातें कही जा रही हैं वो हमारे कहने से नहीं हुई है। इसलिए ये जो दाग लगा है, ये जो कलंक लगा है, ये जिन पे लगा है उन पे लगा है। विश्व हिंदू परिषद सीधे जिम्मेवार नहीं है। और जो लोग चुप हैं उनकी अब ये कहा जा रहा है कि ये नहीं बोल रहे, वो नहीं बोल रहे। जी जी हाँ, हाँ बोलूंगा। आपने कहा कि मैं सब प्रश्नों का जवाब देता हूं। जी। मैं स्पष्ट कहूंगा कि इस समय बोलने से करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कोई एक पब्लिक स्पीच हो गई, नहीं हो गई, पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सब उपलब्ध तरीके अपनाए गए सच तक पहुंचने के लिए, और जांच कंक्लूड हुई। मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। पर देश में यह आवाज उठने लगी है कि बाकी जो लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, आपके परिवार से जुड़े हुए लोग, उनकी चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। आपको लगता नहीं है? मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद, जिसने ये सारा आंदोलन लड़ा है, वो स्पष्ट रूप से पहले दिन से रेस्पॉन्ड कर रही है। जब ये आया तो मैं तो रायपुर में था। मैंने रायपुर में प्रेस को बुलाकर कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ है, दोषियों को दंड मिलना चाहिए। जब मार्गदर्शक मंडल की बैठक हरिद्वार में संपन्न हो गई तो संतों ने और मैंने भी आपसे कहा, इसलिए संघ परिवार कहीं एब्सेंट नहीं है जी। हम भी रिप्रेजेंट करते हैं संघ परिवार को। तो जब हमने कहा सबके बिहाफ पर, तो फिर ए ने नहीं कहा, बी ने नहीं कहा, सी ने नहीं कहा। ये सब सवाल तो 2027 के चुनाव के लिए उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक बात। हम लोगों ने सबकी तरफ से बताया है that we all are hurt and the guilty be brought to book। एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आलोक जी आपसे। आपकी बातों से मुझे ये भाव मिला, इंप्रेशन मिला कि चंपत राय जी से आप नाराज़ हैं, उनके कृत्य से आप परेशान हैं, उनसे आप अपने आप को एसोसिएट, आप मतलब विश्व हिंदू परिषद एसोसिएट नहीं करना चाहता है। क्या मैं ये ठीक समझ रहा हूँ? नहीं, न्याय का सिद्धांत है कि आरोप सिद्ध होना चाहिए। मुझे कोई पत्रकार बता रहे थे कि चंपत जी ने कहा है कि मैं निर्दोष हूं। मैं नैतिकता की बात भी करूंगा, मैं कानून की बात भी करूंगा। चंपत जी का इसमें क्या रोल है, इसको खगोलना चाहिए, इसको जांच में प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मैं किसी से नाराज हूं कि नहीं हूं, मैं आज तो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि चंपत जी के बारे में भी पूरी जांच हो जाए और उसके बाद मैं कोई अभिमत बनाऊं। क्या आप संपर्क में हैं चंपत जी के, गोपाल जी के, अनिल मिश्रा जी के? क्या इन लोगों से 4 जून के बाद से लेकर आज 1 जुलाई हो रहा है, आपने बातचीत की है इस 20-25 दिनों में एक बार भी? हमारे अन्य ऑफिस बेयरर्स ने बात की है उनसे। मेरी प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई, पर मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि उन लोगों से चर्चा होती है। जो ऑफिस राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के जो ऑफिस बियरर हैं गुप्ता जी, प्रकाश गुप्ता जी, उनका अभी अभी हमारे चैनल पे इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। चंपत राय जी ने भी और अनिल मिश्रा जी ने भी, वो आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है
कि ये इस्तीफे होने चाहिए थे और सार्वजनिक तौर पर आने चाहिए थे सामने? इस्तीफे हुए हैं और सार्वजनिक तौर पर गोविंद देव जी ने उसको एक्नॉलेज किया है और ये भी बताया है कि 6 तारीख को ट्रस्टीज की मीटिंग है, ये उसमें रखे जाएंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को पक्का जानता हूं कि उन दोनों ने इस्तीफा दिया है। आपसे बात हुई है इस्तीफा देते वक्त या इस्तीफा देने के बाद आलोक जी, आपसे, आपकी ऑफिस बियरिंग टीम से, वीएचपी की? बाद में हुई है बात, हाँ, मेरी नहीं हुई, मेरे साथियों की बात हुई है। ऐसा कुछ कारण नहीं है कि हम उनसे कुट्टी करें। तो आपने बात क्यों नहीं की? आपने जानने की कोशिश नहीं की? आप तो खुद इतने बड़े कानूनविद हैं, पूछना चाहिए था चंपत जी से कि इल्जाम क्यों लग रहा है आप पे? ये प्रश्न ऐसा ही है कि आलोक तुमने तो बयान दे दिया, उसने क्यों नहीं दिया। विषय था कि उनसे बातचीत होना चाहिए। बातचीत वो अयोध्या में हो सकती थी, मेरा अयोध्या जाना नहीं हुआ। अन्य जिम्मेवार लोगों ने उनसे बात कर ली, तो बात नहीं हुई ऐसा थोड़ी कह रहा हूं, मेरी नहीं हुई, क्योंकि ये बात फोन वगैरह पे करने की नहीं है। जी, बात हुई है साहब। जी, पर आलोक जी, चंपत जी के एक बयान में गलत बयानी सामने आई है। अभी तक की जितनी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने 7 तारीख को जो एकमात्र स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अभी ऑडिट चल रहा है हुंडी का, जो पैसा आया है, और उसमें कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। उल्लेखनीय शब्द का इस्तेमाल किया। 4 जून को छापा पड़ा अविनाश शुक्ला के यहाँ, 4 जून को रिकवरी हो गई 70-80 लाख रुपए की, और ये भी कहा गया कि उस छापे के लिए पुलिस को बुलाने का काम चंपत जी ने किया। तो जब चंपत जी 4 जून को जानते थे, तो 7 जून को ये कहना कि अभी ऑडिट चल रहा है, कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला है, इसका मतलब कुछ छुपा तो रहे थे चंपत जी। सुमित जी, मैं उस बयान का समर्थन नहीं कर सकता। वो बयान नहीं आना चाहिए था। जो 7 जून को आया चंपत जी का, उसकी बात कर रहे हैं जी। 7 जून को चंपत जी का जो बयान आया, वो क्यों दिया मैं समझता नहीं। वो ना आता तो अच्छा रहता। एक बात पक्की है, ये धार्मिक आध्यात्मिक विषय है, किसी को भी सत्य से समझौता नहीं करना चाहिए। आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर हमारे लिए बहुत कड़वा है, पर अगर उन प्रश्नों का उत्तर मैंने बचा कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 7 जून के उस बयान को मैं समझाने की क्यों दिया गया। तो सत्य से समझौता किया गया बकौल आलोक जी 7 जून के उस बयान में। मैंने कहा, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, मैंने कहा कि मैं नहीं समझ सका कि वो बयान क्यों दिया। वो नहीं आता तो अच्छा रहता, और मैं समझता हूं कि मेरे ये शब्द पर्याप्त थे। जी, मैं इसीलिए मैं आपकी इस साफगोई के लिए मैं आपको धन्यवाद भी करता हूं, साधुवाद भी है। इस बयान की वजह से साख पर धब्बा लगा, मर्यादा पर धब्बा लगा आप लोगों के ऊपर। इतने छोटे कालखंड में इन सब चीज़ों का आकलन नहीं किया जा सकता। जांच पूरी होगी, मुकदमा होगा, स्टॉक टेकिंग होगी, इन सब बातों का भी विचार करेंगे, उसमें इस बयान का भी विचार करेंगे। जी आलोक जी, ईमानदारी से बताइए, जैसे आप ईमानदारी से अब तक बात करते आए हैं, इतने दिनों से बात कर रहे हैं, चंपत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? केवल एफआईआर में नाम नहीं है अभी भी, चंपत जी का एकमात्र बयान है, वही सब कुछ माना जा रहा है। चंपत जी सर्वे सर्वा थे, हम सब जानते हैं। बीते 22 जनवरी 2022 से जो देखते आए हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से लेकर आज तक के तमाम कार्यक्रमों में, अयोध्या में अगर राम मंदिर के प्रांगण में कुछ भी परिंदा पर मारता था तो चंपत जी से कुछ भी छुपा नहीं होता था। हम सब इस बात को जानते हैं, ये कहीं छुपा नहीं है। आज की तारीख में इतनी बड़ी एपिसोड हो जाना, इतना बड़ा प्रकरण हो जाना, क्या चंपत जी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए?
चंपत जी पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए का कहाँ प्रश्न है। 8 लोगों के नाम एसआईटी में थे, 8 के एफआईआर में है। 9वां भी एक कॉलम है, उसमें लिखा है एवं अन्य लोग अज्ञात, क्योंकि एसआईटी ने कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं दी थी किसी और पर, तो एवं अन्य लोग कहा और अंदर कहा कि समग्र जांच करो। अब पुलिस एविडेंसेस इकट्ठा कर रही है और जो कुछ भी करने की जरूरत होगी, जिस स्टेज पर करने की जरूरत होगी, पुलिस करेगी। मैं यहां से बैठा हुआ इस स्टेज पर यह होना चाहिए ऐसे डायरेक्शंस नहीं दे सकता, ऐसी राय भी नहीं दे सकता। मैं आपको दोबारा से यह आश्वस्त कर सकता हूं कि पूरा मीडिया देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। विश्व हिंदू परिषद सत्य तक जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जांच करो सबकी। तो जिस स्टेज पर उनको जिस व्यक्ति के बारे में करना होगा वो उसका निर्णय करेंगे। अब मैं इस बातचीत को थोड़ा और बड़ा करता हूं आलोक जी, और वो ये मैं जानना चाहूँगा, वहाँ पर गोपाल नागरकट्टे जी क्या कर रहे थे अयोध्या में, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे? उनका क्या दायित्व था? क्योंकि ट्रस्ट में तो वो थे नहीं, पर बीते कई वर्षों से वो अयोध्या में रह रहे थे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, हम सब जानते हैं। उनकी क्या भूमिका वहाँ थी, क्या दायित्व उनका वहाँ था? ट्रस्टीज के अलावा वहाँ करीब मैंने सुना है कि 400 लोग हैं। गोपाल जी वहाँ के ट्रस्ट के प्रबंधन में उन कामों में सहयोग दे रहे थे जो बाकी ट्रस्टी उनके जिम्मे लगाते थे। तो ये जो उनका विश्व हिंदू परिषद के अलावा ट्रस्ट के साथ जुड़ना, ये आपकी मंजूरी से हुआ? विश्व हिंदू परिषद की सहमति से वो वहां पर थे? हमारी जानकारी में उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप चाहेंगे उनका भी रोल की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो, जैसे आप चंपत जी के लिए? उसकी भी जांच होनी चाहिए ना जी, बिल्कुल। मैं, आप संज्ञा में पूछ रहे हैं, मैं सर्वनाम में बता रहा हूं। जिस पर आरोप है उसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ किसी को स्पेयर नहीं करना। सिर्फ जांच या गिरफ्तारियां भी? गिरफ्तारी का तो पुलिस को तय करना है, स्टेज कौन सी है, करना है कि नहीं करना है, उनका एविडेंस क्या है वो इवैल्यूएट करेंगे। संजय राउत जी का जांच पूरी होने के बाद में व्हाटएवर इज द लीगल कोर्स जी, सुनिए जी, जांच पूरी होने के बाद में या जांच पूरी होने के दौरान जो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी, नेसेसिटी होगी, कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए बगैर पुलिस वह सब करने में स्वतंत्र है। जी। 2 और मुद्दों पे मैं चर्चा करूंगा आपसे। संत धर्मदास जी हैं, महंत धर्मदास जी, जो राम जन्मभूमि सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कल मेरे साथ इंटरव्यू में मुझे कहा कि जितनी ज़मीन की खरीद हुई अयोध्या और अयोध्या के आसपास राम मंदिर निर्माण के दौरान, वो सब ट्रस्ट ने डीड जो की, वो ट्रस्ट के नाम पे ज़मीनें खरीदी गई, जबकि रामलला के नाम पे ज़मीनें खरीदी जानी थी। रामलला का मंदिर बन रहा था, रामलला मुकदमा लड़ रहे थे, रामलला मुकदमा जीते थे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये ट्रस्ट ने ज़मीनें खरीदी। इसी से समझ में आता है कि ट्रस्ट का इंटेंशन ज़मीनें खरीदने के पीछे क्या था। आपकी टिप्पणी? मैं धर्मदास जी की बात को समझ नहीं पा रहा हूं। इस ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट है कि मंदिर चलाना। ट्रस्ट ने अपने नाम से खरीदी कि राम जी के नाम से खरीदी? एक वकील होने के नाते मैं इसमें कुछ अंतर नहीं पाता, मैं इसमें कुछ दोष भी नहीं पाता। दोष होता अगर कोई ट्रस्टी अपने नाम से खरीदता या अपने रिश्तेदार के नाम से खरीदता। ट्रस्ट और राम जी दोनों अधिकृत हैं,
और धर्मदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे पता नहीं है उनके बारे में। कुछ गैरकानूनी बात नहीं है इसमें। उनको ये शक है कि ट्रस्ट के लोग ये मंदिर अपने नाम पे आगे जाके ट्रांसफर करा लेते। रामलला के नाम पे होती तो शायद नहीं हो पाता ऐसा। आप वकील हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि डीटी की प्रॉपर्टी और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, इसका ट्रांसफर करने का प्रोसीजर कानून में एक सही है। अगर ट्रस्ट डीड में भूमि को बेचने या ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है तो वह करने के लिए कोर्ट में अनुमति लेनी पड़ती है। चाहे ट्रस्टी उस जमीन का अंतरण करना चाहें और चाहे राम जी की प्रॉपर्टी का अंतरण करना हो, कोर्ट से पूछना पड़ता है। दूसरी मांग एक आ रही है कि धर्मदास जी जो कह रहे हैं और तमाम साधु संत जो अयोध्या में वो कह रहे हैं कि साधुओं के, संतों के पास ही राम मंदिर निर्माण का सारा प्रशासन होना चाहिए। राम मंदिर के चलाने का काम जो है वो साधु संत करें, ना कि कोई ट्रस्ट करे। आपकी टिप्पणी? उनको भगवान को भजने के लिए भी समय चाहिए ना। देश के 7-8 बड़े संत ट्रस्टी हैं, पर राम जी की भक्ति का आधार तो राम जी की भक्ति का अधिकार तो राम जी ने हम गृहस्थों को भी दिया है। लड़ाई तो सबने मिलकर लड़ी है, बलिदान तो सबका हुआ है। और ये किसी छोटे मोटे मकान का चलाने की बात नहीं है। इतना बड़ा संगठन, तो ऐसे लोग जिनको प्रशासन आता है, अनुभव है, मंदिर का प्रबंधन आता है, ऐसे सब लोगों को हम ट्रस्ट से बाहर क्यों रखें? उस विशेषज्ञता की भी जरूरत है। तो इस समय किसी संत को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। बड़े संत वहां ऑलरेडी हैं। जी, ये मांग भी की जा रही है कि यूपी की पुलिस जो जांच कर रही है, जो एसआईटी बनाई यूपी सरकार ने, फिर एफआईआर हुई, उस पर कैसे भरोसा करें? जिस ट्रस्ट में यूपी सरकार के सेक्रेटरी संजय जी मेंबर हों, उसी ट्रस्ट पे सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं की बनाई रिपोर्ट उन्हीं को सौंपी जा रही है। यानी कातिल और मुंसिफ और वो जो वाला पुराना शेर है वो सब एक ही जगह हो रहा है। ऐसे में तो निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट था ये। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, भारत सरकार ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और भारत सरकार का काम ट्रस्ट, हाँ जी, भारत सरकार ने बनाया, ट्रस्टी भारत सरकार ने तय किए। जी सुमित जी, कुछ भले आदमियों ने सुप्रीम कोर्ट में ये पेटिशन डाल दी है कि सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटर करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करना चाहे तो कर दे। जी, हमें तो किसी से डर नहीं, किसी से कुछ छुपाना नहीं, कहीं बच के जाना नहीं। बस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जांच मॉनिटर करने के लिए हम नियुक्त नहीं कर सकते। वो कोर्ट नहीं करना है। कोर्ट में मामला है, जिस किसी को भी नियुक्त करेंगे वो मॉनिटर कर ले। तो आपको इससे आपत्ति नहीं है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होती है? हमें क्या आपत्ति है? जी, अब ये बताइए मुझे आलोक जी कि जिनको कुछ छुपाना होगा उनको आपत्ति होगी। जी जी, आलोक जी, ये बताइए कि क्या इस पूरे मामले का असर यूपी के चुनावों पर पड़ता देख रहे हैं आप? क्योंकि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो यूपी चुनाव के ठीक पहले हुई। उसके यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसको भी यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
समाजवादी पार्टी यूपी में बहुत एग्रेसिव है इस मुद्दे को लेकर, अखिलेश यादव, पवन पांडे वगैरह वगैरह। आपको लगता है कि अयोध्या में और इसका असर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रोस्पेक्ट्स पे पड़ेगा? सुमित जी, मैं इसको आखिरी सवाल मानूंगा, क्योंकि मैंने आपके साथी को बताया था कि मुझे जी निकलना होगा बीच में से, पर इस सवाल का जवाब दूंगा पूरा। पहली बात तो चुनावों में कितना फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा जांचने का, आकलन का मुझे कोई प्रशिक्षण नहीं, तो मैं नहीं कह सकता कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि आगे आने वाले 5-6 महीनों में अगर सब अपराधी पकड़ करके कोर्ट में दंडित हो जाते हैं तो वो भी एक संतोष की बात होगी। पर ये जिनका प्रेम आज राम जी पे उमड़ रहा है और अखिलेश जी कहते हैं कि उनकी पार्टी सरकार में आई तो अयोध्या को सिया राम धाम बना देगी, पर वो तो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके, उन 5 सालों में एक बार भी अयोध्या नहीं आए थे, अयोध्या के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। अयोध्या एक धूल भरा हुआ, टूटी सड़कों वाला, जन सुविधाओं से विहीन, एबंडन्ड टाउन था। और उसके पहले जब उनके पिताजी पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री थे तो सरयू का पानी राम भक्तों के रक्त से लाल हो गया था। उसके कुछ साल बाद पूछा गया समाजवादी पार्टी से कि क्या आप इसके लिए क्षमा मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो उचित था हमने किया। तो राम जी का मुद्दा आएगा तो क्या लोग इनको वोट देंगे? क्या कांग्रेस को वोट देंगे जिसने एफिडेविट देकर कहा कि राम जी माइथोलॉजिकल थे, वास्तविक नहीं थे? 1948 में जब उस ढांचे के नीचे से मूर्तियां निकल आई, प्रकट हुई, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे नरसिंह राव ने उस विषय पर अयोध्या नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने बताया है कि कुछ मुसलमान नेहरू जी को मिलने गए, दिल्ली के मुसलमान, और उन्हें कहा कि ये मूर्तियां आ गई हैं। नेहरू जी ने उसकी रिपोर्ट नहीं मांगी यूपी की सरकार से, मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि ये मूर्तियां वहां से हटवा दो और इसके लिए बल प्रयोग करना हो तो करो। नरसिम्हा राव जी ने कमिश्नर का जो इसका जवाब था वो पूरा छापा है। उसने कहा कि हजारों लोग हैं, अगर बल प्रयोग करना होगा तो गोलियां चलवानी पड़ेंगी, मैं तैयार नहीं हूं, मैं त्यागपत्र देता हूं अगर यही कोर्स है तो। 1948 से 2026 तक का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने तो मैं भी गया था। तो हिंदू कितना भी नाराज हो, वो रामद्रोहियों को वोट नहीं देगा। आपने कहा कि आप आखिरी सवाल ले रहे हैं, मैं इसी सवाल का एक सप्लीमेंट्री और पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने राम मुलायम सिंह की बात की, राजीव गांधी की बात की, नरसिम्हा राव की बात की, अखिलेश यादव की बात की। ये सब अतीत की बातें हैं, इन सब को इन कृत्यों की सज़ा मिल गई। कांग्रेस पार्टी तो यूपी में ख़त्म की कगार पे आ गई। समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई बुरी तरीके से, लगातार तीसरा चुनाव जीत सकते थे योगी जी, 2 चुनाव जीत चुके हैं, बड़े चुनाव। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि इस बार आप पर सवाल खड़े हुए हैं, आपके अपने लोगों पे सवाल खड़े हुए हैं जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, जिन्होंने 1-1 रुपए की पाई जमा करके बूढ़ी माँ जब चंदा चढ़ाती है तो ये उम्मीद करती है कि भगवान श्री राम उसकी मन्नत पूरी करेंगे। उसके साथ धोखा हुआ है, तब भी आपको लगता है ये हिंदू आपके साथ रहेंगे? अगर हम इसका पूरा प्रायश्चित कर सके तो हिंदू समाज उस प्रायश्चित का भी आकलन करेगा। समाज क्या निर्णय करे समय बताएगा, पर जो उपलब्ध चॉइसेस हैं
और उसमें से प्रायश्चित के बाद उभरे हुए जो स्थितियां हैं, तब निर्णय होगा कि क्या होना है। और प्रायश्चित मैं कैसे? बहुत आशंकित नहीं हूं सुमित जी। जी, प्रायश्चित का मतलब क्या हुआ? दंड दे के, अपराधियों को दंड दे के, जेल में भेजकर, एक एक पैसे की वसूली का सब काम करके, जो गलत हुआ है उसको उसके तार्किक परिणाम तक पहुंचाने से, ये प्रायश्चित है। जी, जब आप दंड देने की बात कर रहे हैं तो यूपी की सरकार तो बुलडोजर चलवाती है, यूपी की सरकार तो इनकाउंटर करते के लिए मशहूर है। योगी जी, क्या आपको लगता है इस एपिसोड में भी ऐसा होना चाहिए? सुमित जी, आपको मेरे से कुछ रॉन्ग आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए बढ़ा रहे हैं आप। मैं रॉन्ग आंसर की अपेक्षा भी आपसे नहीं कर मैंने कल सुना है। आप साफगोई से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कल या आज के अखबार में पढ़ा है कि इन अपराधियों ने जो संपत्तियां बनाई हैं वो सब की सब अटैच की जा रही हैं, और मुझे पता नहीं, मुझे वास्तव में नहीं पता कि जितने एनकाउंटर्स में लोग गए हैं, तो मुझे नहीं पता कि उसमें से कोई फेक था। आगे देखते हैं कैसा होता है। जी, आलोक जी, आपने वक्त निकाला, बात की, शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर ये प्रकरण आगे चला तो मैं फिर से आपसे इस बात की इजाज़त मांग रहा हूं कि हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आलोक।